बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हृदय विदारक है। जिन लोगों ने वहां तथाकथित क्रांति की वो मुस्लिम, जिनके खिलाफ क्रांति की शेख हसीना वो मुस्लिम, शेख हसीना को हटा के जो आए वो मुस्लिम। और हमला किस पर हो रहा है? हिंदू पर। मंदिर किसका तोड़ा जा रहा है? हिंदू का। किसकी महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थलों पर बलात्कार हो रहा है? हिंदू की। पिता के सामने पुत्री से बलात्कार, पति के सामने पत्नी से बलात्कार, पुत्र के सामने माता से बलात्कार, ये स्थिति। और आगजनी का ये तांडव बांग्लादेश में रुक नहीं रहा। अगर ये लड़ाई शेख हसीना के खिलाफ थी तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिर क्यों जलाए जा रहे हैं? इस्कॉन के एक सन्यासी को उठा के जेल भेज दिया प्रताड़ित करके। उसका केस कोई ना ले ले इसलिए वकीलों के साथ हिंसा की गई। एक वकील आईसीयू में भर्ती। बांग्लादेश में तस्वीर डरावनी है, आत्मा को खिन्न करने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि जी शेख हसीना के भ्रष्टाचार से वहां के नौजवान दुखी थे। शेख हसीना का भ्रष्टाचार था तो हिंदू के घर पर हमला क्यों? हिंदू बस्तियों को तहस नहस किया जा रहा है। तांडव की स्थिति वहां पैदा कर दी गई। कल और आज देश के लगभग सभी शहरों में, सभी जिलों में ज्यादातर हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतर के अपना आक्रोश व्यक्त किया है भारत में। शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो। इंदौर में तो लाखों लोग उतरे सड़क पर सिर्फ बांग्लादेश के मसले पर। फर्रुखाबाद जैसे छोटे शहर में उत्तर प्रदेश के लोग सड़क पर उतरे। देश में आक्रोश है, देश में गुस्सा है। क्या हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं। भारत समर्थ और बड़ा देश है और हम समर्थ हैं, हम बड़े हैं, इसका प्रकटीकरण ऐसे ही घटनाओं से होता है। बांग्लादेश में वो स्थिति बन रही है कि भारत हस्तक्षेप करे। मुट्ठी भर लोगों का देश और वहां धार्मिक आधार पर हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है। इस पर रोक लगनी ही चाहिए। अब कैसे लगेगी दूसरे देश का विषय है, क्या मैकेनिज्म होगा ये सरकार तय करे। लेकिन देश की इच्छा है, लोकमत है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, वो भी तत्काल प्रभाव से। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, रामायण मेला का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने वहां जो संबोधन दिया वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो काम बाबर ने 500 वर्ष पहले अयोध्या में किया, बाबर के सिपह सालारों ने बाबर के आदेश पर, और संभल जैसे स्थानों पर किया कि हिंदू मंदिरों को ध्वस्तीभूत करके वहां वहां मस्जिदें बना दी। उन्होंने कहा वही काम बांग्लादेश में किया जा रहा है। तरीका एक ही है, डीएनए एक है। इसलिए बांग्लादेश की घटना और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त करने की घटना के पीछे जो तत्व हैं उनका डीएनए एक ही है, एक ही है। सोच एक है, धारा एक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बटेंगे तो तय जान लीजिए कटेंगे। और एक आरोप उन्होंने और भी लगाया। उन्होंने कहा इस गलतफहमी में न रहे यहां का हिंदू, भारत का, कि बांटने वाले, राजनीतिक आधार पर बांटने वाले नेता जनता के मुसीबत के समय उसको बचाने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा ना, बहुत सारे नेता हैं जो इस वक्त अपनी भूमिका निभा रहे हैं बांटने की समाज को, लेकिन उन्होंने अपने लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
कोठियां, हवेलियां और टापू खरीद लिए हैं कि यहां से जब उड़ना होगा तो छूमंतर हो जाएंगे किसी टापू पर जाके, और यहां सामान्य जन भेड़ बकरी की तरह काटा जाएगा। यह स्थिति है। बांग्लादेश में कोई सोच सकता था? जिस देश के जन्म पर हमारा अधिकार, हमारा उपकार, पाकिस्तान जब इस यहां के अपने पूर्वी हिस्से के सामान्य लोगों के का टेटुआ दबा रहा था, कत्लो गारद हो रही थी, तो किसने बचाया? किसने बांग्लादेश को पैदा कराया? बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत की कृपा से आया। उस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये व्यवहार, इससे ज्यादा कृतज्ञता का कोई और दूसरा पैमाना नहीं हो सकता। और जो लोग गंगा जमुना, भाईचारा, रुमाली रोटी आदि आदि का गाना गाते हैं, उनको सोचना चाहिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी वहां के हिंदुओं के पुरुषार्थ पर ही टिकी है। अन्यथा उनके अंदर कितना सलाहियत है। आपने देखा कि जब हसीना के घर में घुस गए ये लोग और हसीना जान बचा के भागी, तो वो वहां से हसीना के अंतःवस्त्र तक ले आए और उसकी प्रदर्शनी लगाए। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। वो लोग देश चलाएंगे, देश चले न चले वो जाने, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय है ये है जिसके लिए मैं बहस लेके आया। हमारे साथियों ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बदली हुई सरकार के साए में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार का मुद्दा अब भारत में भी उबाल मार रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का नजारा दिखाई दिया। शहर शहर और जिले जिले से आई तस्वीरों की तासीर ये कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं और भारत में भी एक हैं। जहां पर बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं को प्रताड़ना किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, जहां मठ मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, जहां अनेक हिंदुओं को महाराज बहुत दुख दिया जा रहा है, उसके कारण हम लोग संत समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बांग्लादेश सरकार से यही प्रार्थना है कि मठ मंदिर तोड़ना बंद करे, हिंदुओं को दुख देना बंद करे, साधु संतों को रिहा करे। दरअसल बाबा बागेश्वर से लेकर सीएम योगी तक, पीएम मोदी से लेकर संघ तक सभी के बयानों में एक ही संदेश कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बाबा बागेश्वर तो हिंदू एकता के लिए यात्रा भी निकाल रहे हैं। वहीं अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने संभल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं बाबर बांग्लादेश और संभल के संग्राम में डीएनए के बयान पर घमासान भी मचा है। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। विपक्ष जहां संभल के मुद्दे पर सियासी शोर कर रहा है, तो वहीं बीजेपी और उससे जुड़े तमाम संगठन विपक्ष को ये कहकर घेरने में लगे हैं कि संभल पर इतने मुखर आखिर बांग्लादेश पर चुप क्यों हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसी है सरकार जो संतों की रक्षा नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। बांग्लादेश पर बढ़ रहे बवाल में विपक्ष के सरकार पर सवाल हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्ष की नीयत पर निशाना साध रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और जुल्म, ज्यादती आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद और चिंताजनक। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम भी उठाए। लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। बहरहाल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे ने देश के सियासी और धार्मिक गलियारों का माहौल भी गर्मा दिया है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी सवाल ये है कि क्या ये हिंदू एकता के अभियान को ही आगे बढ़ाने का प्लान है। सवाल ये भी है कि सीएम योगी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां हिंदू सड़क पर नहीं उतरे और अपना आक्रोश नहीं व्यक्त कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो जुल्म, जो जाति, जो अत्याचार वहां हिंदुओं पर हो रहे हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनोज जी का स्वागत है। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज जी का स्वागत है। शुभम गिरी जी महाराज हैं, महाराज जी का स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मैथिल जी का बहुत बहुत स्वागत। शुभम गिरी जी महाराज, आपसे बात शुरू करूंगा। बांग्लादेश की स्थिति बहु हृदय विदारक है, हृदय विदारक। ये वो देश है जो जन्मा ही भारत के पुरुषार्थ से, अन्यथा पाकिस्तान के हुक्मरान यहां के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का टेटुआ दबाए हुए थे। टेटुआ ये आज उसी देश में वो हिंदू जो वहां की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ ये ऐसा दृश्य। महाराज जी देखिए अमिताभ जी, पहले तो मेरा दूसरी बार आपके साथ परिचर्चा में स्वागत है। जितने भी मीडिया पैनलिस्ट हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं, और सूर्य मैथिली जी भी है, मनोज यादव जी भी है, मनोज पंडित जी भी है। आज अच्छा है, संगम बढ़िया हुआ है और वार्ता करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए जो मारवाड़ी समाज है, मारवाड़ी समाज पूरे वर्ल्ड की जितना भी विश्व है सारी अर्थव्यवस्था वही देखता है, चाहे वो चीन का हो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन बांग्लादेश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात हो रही है, जो बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर के नाम से उस शहर का नाम ढाका पड़ा है, उस मंदिर की स्थिति भी ऐसा हो रहा है कि उसको भी खंडन किया जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, बांग्लादेश के लिए भारत सरकार को और अन्य भारत सरकार तो कदम उठाएगी, लेकिन विदेश मंत्रालय एक बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदू के लिए मांग उठाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बहाने जीते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं में, अल्पसंख्यकों में अत्याचार हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति जो हमारा देश सिखाता था, 71 में इंदिरा गांधी जी से एक बहुत बड़ी गलती हुई। अगर वो बांग्लादेश नहीं मनाती, उन्होंने विजय प्राप्त की, अगर वो बांग्लादेश की जगह उसको भारत में विलय कर देती तो बहुत अच्छा होता। पहले भी पाकिस्तान ने बहुत अत्याचार किए, अब वैसे ही अत्याचार वहां हो रहे हैं। मेरे को ये सुनने में भी आया समाचार के माध्यम से कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ मिला दिया है, कुछ व्यापार कर लिया है। लेकिन इस विषय में देखना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार इसमें गंभीर हो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम सब एक है, जिस तरह से संतों महंतों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको भी जेलों में डाला जा रहा है, वही इस्कॉन संस्था है जिसने जब बांग्लादेश बना था, जब उसने आर्थिक मदद की थी, प्रभुपाद जी ने आर्थिक मदद की थी। ऐसी अत्याचारी जो सरकार है उसको तत्काल संयुक्त राष्ट्र को बर्खास्त करना चाहिए और हम सबको एक होना चाहिए उसमें।
व्यक्ति और समाज कितना कृतज्ञ हो सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है बांग्लादेश। जिस इस्कॉन का जिक्र गिरी जी महाराज कर रहे थे, जब बांग्लादेश बना तो महीनों हजारों लाखों लोगों को भोजन कराया इसी इस्कॉन ने निशुल्क। तब वहां कुछ नहीं था जब बांग्लादेश बना था। व्यापार कारोबार तो बाद में आया, उससे पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी काट रहे थे उनको। डरे और मरते हुए लोग थे। उस इस्कॉन की ये स्थिति। मैथिल साहब, क्या होना चाहिए? आज की बहस इस बात पर केंद्रित है, क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। भारत का सामान्य जन उद्वेलित है, ये भी हम देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कल और परसों 2 दिन में भारत का कोई शहर ऐसा नहीं रहा जहां लोग नहीं उतरे हों सड़क पर इस हिंसा के विरुद्ध। लेकिन यह भी सच है कि इटावा से आदमी चल के बांग्लादेश नहीं जा सकता, भागलपुर वाला भी चल के नहीं जा सकता, कोलकाता वाला भी नहीं जा सकता। इसका समाधान सरकार के ही स्तर पर संभव है। क्या होना चाहिए? या बांग्लादेश दूसरा राष्ट्र है इसलिए हम सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करके अपने यहां शांत हो जाएं? मैथिल साहब, धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। जी देखिए अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न उठाया वो अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उससे संबंधित है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है और बहुत दर्दनाक है। वहाँ पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ बिगर जाति पूछे केवल और केवल धर्म के आधार पर नरसंहार हो रहा है। यहाँ मेरे और भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मनोज यादव जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं और हिंदू धर्मगुरु भी बैठे हैं। इस पैनल में यदि कोई मुस्लिम होता तो मैं उससे इतना ही पूछता कि भैया आप मुझे इतना तो बताओ कि क्या आप उस नरसंहार का विरोध करते हो या समर्थन करते हो? तो वो यहाँ पे उत्तर नहीं दे पाते अमिताभ जी। कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती रही है सदैव, वो सबके सामने रही है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ आस्तीन के ऐसे सांप बैठे हुए हैं जो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने मुझसे कहा कि क्या निर्णय होना चाहिए सरकार का। मैं सरकार के निर्णय पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो भारत की राजनीति है उसके अंदर जो आस्तीन के सांप बैठे उनकी बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो संभल के अंदर अंतरराष्ट्रीय हथियार असलहे पाकिस्तान और अमेरिका के जो कारतूस हैं, गोलियां हैं, वो मिल जाती हैं, उसको भी डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। वो वहां पर जो दंगाई, जो पत्थरबाज, जो गोलीबाज पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे थे, आपस में दंगा कर रहे थे, उन लोगों को भी बचाने के लिए सेफ पैसेज देने के लिए बात कर रहे थे। जब हमारे देश में ऐसे दंगाई, ऐसे पत्थरबाज, आग लगाने वाले, मैं ये कहूं आक्रांताओं का समर्थन करने वाले लोग बैठे हैं, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? यदि भारत सरकार कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है, यदि भारत सरकार कोई अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक निर्णय लेती है, तो सबसे पहले यही लोग होंगे जो छातियां पीट रहे होंगे, यही लोग होंगे जो भारत की नीति का भारत में ही विरोध कर रहे होंगे। इसका ताजा उदाहरण आप देखिए ना, इजराइल और जो फिलिस्तीन का झगड़ा हुआ था, उस पर अटैक किया था फिलिस्तीन के ऊपर, जब इजराइल ने इजराइल पे हमला होने के बाद, तो यही लोग थे जो फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे थे। इनको इजराइल के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तो ये केवल और केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति पे केंद्रित लोग हैं। सरकार से मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जितना भी भारत से जुड़ा हुआ हिस्सा है उन सब में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। चिटगांव का जो पैसेज है उसमें भारतीय सेना को खुला छोड़ देना चाहिए और उसको अपने अधीन कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि हिंदू बाहुल्य कोई क्षेत्र है तो वही बॉर्डर इलाका होता है चिटगांव के आसपास में, ढाका के आसपास। ठीक। और भारत सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मैं तो ये मानता हूं कि अगर युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए, जिस प्रकार से 1971 में काटा था बांग्लादेश को। अभी रुकना होगा। समाजवादी क्या कह रहे, बसपा क्या कह रही, कांग्रेस क्या कर रही, जनता दल क्या कर रही, भाजपा क्या कर रही, लोक दल क्या कर रही, छोटा सवाल है, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न है कि 1947 से पहले जो हमारे ही देश के लोग थे
हमारे ही सहोदर थे, क्या हम उनको बगल में मरने कटने दें इसलिए कि भाई सपा ने ऐसा बोल दिया? अरे सपा से बाद में बात कर लेना। पहले बांग्लादेश पर एक निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए कि नहीं, मेरी मांग। मैं इसलिए आज ये चर्चा लेके आया। कौन से क्या कह रहा है ये छोटा विषय है, वहां जो मर रहा है उसका परिवार हमारी ओर आंख उठाकर देख रहा है कि क्या मदद करेंगे हम, ये बड़ा प्रश्न है। मनोज यादव जी, क्या होना चाहिए? क्या हो रहा है सबको पता, मूल प्रश्न है हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी सराहनीय है, अच्छा है। मैं देख रहा हूं सामान्य जन फर्रुखाबाद, एटा, इटावा जैसे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीमा है। वीडियो बना, अगर वहां कुछ बदलाव करना है, कुछ निर्णायक परिस्थितियां पैदा हो तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। आपकी दृष्टि में, सपा की दृष्टि में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर यूपीए की सरकार होती, कमजोर देश के प्रधानमंत्री होते अमिताभ जी, और कोई हिंदुत्व की रक्षक वाली सरकार ना होती, तब ये सवाल आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरेस फील होगा। मैं जवाब कैसे? विश्व में डंका बज रहा है, विश्व पटल पे डंका बज रहा है। हिंदुत्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोई मना किया है क्या आपको? विपक्ष ने कहा है बांग्लादेश पे अटैक मत करना, हिंदुओं पे अगर अत्याचार होगा तो आप घर में बैठ के अपने पैरों में मोहर लगा के बैठ जाना, कोई मना किया है? हम लोगों ने कोई रेजोल्यूशन पास किया अमिताभ जी क्या, कि भारत सरकार बांग्लादेश को धमकी ना दे, भारत सरकार वहां की सरकार को अपदस्थ ना होने दे? क्या हम लोगों ने कहा? एक कोई हमको हमारा किसी इंडिया अलायंस के लोगों का बता दीजिए। बस बैठते हैं टीवी चैनल पे, फट 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 ऐसा मुंह चलाना शुरू करेंगे, ऐसा लगता है सब कुछ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी करा रही। ये कौन सा नशा आपको सवार हो गया भैया? सत्ता के मद में ये भी नहीं पता कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? कौन बजाएगा घंटा? हमसे कहो, आप ना अमिताभ जी कहिएगा, मैं कह रहा हूं। अरे मेरी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, शपथ ग्रहण बात को करा लेना, पहले जाके हिंदुओं की रक्षा कर लो, बांग्लादेश को एक धमकी दे दो, एक पत्र लिख दो, एक कोई धमकी स्ट्राइक वाली कर दो, कुछ ना तो कम से कम उनके ऊपर से एक जहाजें उड़ा दो, मारक क्षमता वाला मिसाइल, जो पाकिस्तान की तरफ मिसाइल थी, पृथ्वी मिसाइल को बांग्लादेश की तरफ घुमा दो। हमने मना किया है, रेजोल्यूशन पास किया है। अमिताभ जी एक भी अगर हो तो बता दो। वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी ना, भगवाधारी जोगी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ जी, जो गांव गांव जाके सारंगी बजाया करते थे जोगी जी, वो जोगी जी से सिर्फ एक ही बात कहनी, आप डीएनए ना चेक कराओ, न यहाँ फिर राजनीति डीएनए पे होगी, और सब डीएनए चेक कराएंगे किसका डीएनए किससे मिल रहा है, किसका जर्मनियों से मिल रहा है, किसका नाजियों से मिल रहा है, सब कुछ वही अमिताभ जी होने वाला है। अभी इस देश का मूल निवासी कौन है? पता चल जाएगा इस देश का मूल निवासी कौन है। ये बात बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले। ठीक है, रुक जाओ भैया, मनोज पंडित पास जाओ। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, डीएनए की लड़ाई में अखिलेश यादव क्यों कूद पड़े? सपा के लिए तो कहा नहीं गया था क्या? सपा का नाम तो लिया नहीं गया। कहा गया बाबर की मानसिकता का डीएनए और बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है उसके डीएनए एक है। इसमें सपा क्यों आगे बीच में? मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, बोले हम सब अपना डीएनए कराएं। क्यों तैयार है भाई? आप क्यों बीच में आए? किसी ने बताया था कि आपको आना है? ऐसा फाउल मत खेलिए। आप अब अखिलेश जी आ गए तो प्रवक्ताओं के लिए मजबूरी है, उनको भी आना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में फाउल खेला उन्होंने, नहीं खेलना चाहिए था। डीएनए से क्या मतलब है उनका? चोर की दाढ़ी में टिनका नहीं पढ़ना चाहिए ना। उन्होंने बाबर के लिए कहा, बाबर के समय में सपा थी नहीं, तो अलग रहो। खामोखा बीच में कूद पड़े, अब झेलो। खैर मनोज पंडित जी, मूल बात वही जो बात मनोज यादव भी कह रहे हैं। मनोज यादव के शब्द उनकी अपनी पार्टी के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन मूल भाव वही है कि भाई भारत जैसे बड़े राष्ट्र के पड़ोस में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, और हम केवल हाथ में बांग्लादेश शर्म करो इसका पोस्टर लेके प्रदर्शन अपनी गलियों में प्रदर्शन करेंगे।
या हमारे एक प्रबल बात सुन लो पूरी, हमारे शक्ति और सामर्थ्य का प्रकटीकरण कोई दूसरे अवसर पर होगा? जब 10, 20, 50 हजार आदमी वहां जिबे हो जाएगा तब होगा क्या? क्या मैं जानना ये चाह रहा हूं आप रूलिंग पार्टी से, क्या ये उचित समय नहीं है कि भारत अपनी शक्ति सामर्थ्य का उद्घोष करे और दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम खत्म होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है ये विद्वान लोग तय कर ले सरकार के, लेकिन भारत ये चाहता है, भारत यहां तू मैं नहीं चाहता सपा और भाजपा के बीच की ना कतई इंटरेस्ट नहीं। ये कोई जसवंत नगर का चुनाव है क्या कि सब लोग कुर्ता चढ़ा के चढ़े आओ? नहीं। और सपा बसपा का बांग्लादेश समस्या को लेना देना भी नहीं भाई। वो हिंदुस्तान के विपक्षी दल है, जो करेगी सरकार करेगी। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी युवजन सभा वाले वहां चले जाएंगे, नहीं ना मनोज जी? नहीं सर, अमिताभ जी, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे देश का हर हिंदू आहत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हो। इस बात की देखिए, दर्द सबके दिल में है, दर्द हर हिंदू के दिल में दर्द है, पर लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय कुछ चीजें होती हैं जो सिस्टम से चलाई जाती। आपके साथ ऐसा थोड़ी है कि भाई आप किसी के ऊपर कुछ भी कर देंगे। भाई आपके पास चीजें हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सारी चीजें उनको समझा रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये जो मेरे मित्र कहते हैं कि मेहंदी लगी है या वो सब, ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। आप ये देखिए कि क्या ये हिंदू नहीं है या ये क्या डीएनए की बात करते हैं? तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल, सरकार अपने हिसाब से पूरी तैयारी की है और सारी जो चीजें उनको देनी चाहिए वो अल्टीमेटम सब दे रहे हैं हम लोग, पर लेकिन हर चीज मीडिया में, हर चीज सामने रखकर ये चीजें होती नहीं है। ये मनोज भाई की तो आदत है कि हर चीज को जो है गरम तेल में सेकने की आदत है, इनकी गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र ही ऐसा है, उसको बदल नहीं सकते आप। तो मेरे मित्र, आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू, सब हिंदू हैं और हर हिंदू के दिल में दर्द है। अगर आपके या मेरे परिवार में या किसी चीज को दिक्कत होती है, जितना दर्द हम लोग महसूस करते हैं उतना दर्द बांग्लादेश के लिए भी महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी। पर लेकिन हर एक चीज का सिस्टम है, आप सिस्टम के तहत ही काम कर सकते हैं। मनोज यादव अभी हाथ नीचे करो। मनोज पंडित एक मिनट रुकिए, एक शेर मुझे याद आया, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जी, ये बांग्लादेशी हिंदू कह रहे हैं यहां के लोगों से, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जब तक आप चिट्ठी पत्री लिखोगे, सब कंप्यूटर वाले बुलाओगे और सब अल्टीमेटम जारी करोगे, तब तक वो खाक हो रहे लोग। मैं कल देख रहा था, बस्ती की बस्ती जला दी, 200 घर जला दिए। हम लाशें गिनने जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल अमानवीय घटना हो रही है और ये घटना बहुत। मनोज बाबू एक बात ध्यान रखो भैया कि दिए में तेल या घी तभी तक डालने का कोई अर्थ है महाराज जी, तभी तक डालने का अर्थ है जब तक दिया जल रहा है। दिया बुझ गया तो उसमें कनस्तर डाल दो तेल घी का, उससे कुछ होगा? पंडित जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लेकिन चूंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं और उन चीजों के हिसाब से ही चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अमिताभ जी, ये अब आप देखिए ना, छोटी सी घटना रामपुर में हुई, प्रशासन मना कर रहा है, चीजें समझा रहा है, पर लेकिन उसके बावजूद भी जाना है, उसके बावजूद भी टीवी में चीजों को चलाना है। तो मेरा मानना यह है कि हमें सिस्टम को, कानून के दायरे में रहकर ही चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो वहां पर घटनाएं घट रही हैं, उस घटना के लिए हम लोग, हमारे हिंदुस्तानियों के दिल में जो दर्द है वो सब, हम सब उसके लिए जैसे जो प्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रदर्शन करके या जो भी चीज करके हम लोग दिखा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन सरकार एक्शन में है और सरकार जल्दी इसमें कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेगी। अमिताभ जी ठीक, मैं वापस सबको लाता हूं बहस में, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो मेरे मन की पीड़ा है मित्र, वहां जो लोग हिंसा कर रहे हैं ना,
वो प्रदर्शन से समझने वाले लोग नहीं हैं। जो 75 साल की बुजुर्ग, वो हिंदू नहीं है जी, शेख हसीना, हमसे कोई लेना देना नहीं। हसीना के घर में लूटपाट करने वाले भी मुसलमान, हसीना भी मुसलमान, जो यूनुस आए वो भी मुसलमान, किसमें हिंदू कोई लेना देना नहीं। और वो क्या चुरा लाए? शेख हसीना के अंतः वस्त्र कमीने चुरा लाए और लाके चौराहे पर उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन से सुनेंगे? वो हमारे शांति मार्च से सुनेंगे? और अगर ऐसी गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को भी मेरा प्रणाम। जलद दिन मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो। मैथिल साहब, मैं बात वही लाता हूं, ये एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, जालंधर में, चंडीगढ़ में 1000-2000 आदमी प्रदर्शन कर भी रहा है पूरे देश में। उससे उन जाहिलों की सेहत पर क्या फर्क? उन पर फर्क पड़े, वो दवा कहां है? मैं उस वैक्सीन को खोज रहा हूं जो उनके लगे। देखिए अमिताभ जी, आपने बात 100 लाह आना सत्य बोली है। हमारे यहाँ गांव में कहावत भी है, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। इसीलिए मैंने अपनी बात के अंत में ये कहा था कि भारत सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए, और जो भारत के संग बॉर्डर्स लगे हुए हैं उन सब में भारतीय सेना को घुस जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मनोज पंडित जी ने ये बोला, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस समय में जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और ये मानवाधिकार आयोग में भी चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, तो भारत सरकार इसको देख रही है। लेकिन मैंने कुछ बयान अभी निकाले समाजवादी पार्टी के, अभी ये बहुत ज़्यादा जो है लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि एक जहाज जो है वो जहाज ऊपर से गुजार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे मेरे भैया, जिस समय इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर बमबाजी शुरू की थी, तब काहे तुम्हारे सारे नेता चूड़ियां तोड़ने लग गए थे? तब काहे छाती पीटने लग गए थे? अबू आजमी से लेके वो बकरुद्दीन, अकबरुद्दीन, जितने भी तुम्हारे नेता इंडी गठबंधन के लोग हैं और तुम्हारे संभल के सांसद हैं, तुम्हारी जो समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता हैं, इवन अखिलेश यादव हैं, उन सबकी आंखों से काहे पानी निकलता चला जा रहा था? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा? ऐसा क्या रिश्ता उन लोगों से है जिनके लिए तुम छाती पीटने लग गए? और ऐसा क्या रिश्ता नहीं है तुम्हारा बांग्लादेशी हिंदुओं से कि तुम्हारे मुंह से एक बोल नहीं फूटा अब तक? प्रेस रिलीज जारी कर दो ना कि भारत सरकार को हम पूरा समर्थन देते हैं, हम एक साथ खड़े हैं आपके, कि आप चलिए और बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा दीजिए। एक एक हिंदू के नरमुंड के बदले में 20-20 नरमुंड बांग्लादेशी इन नरपिशाचों के कटवाकर हिंदुस्तान बुलवाइए। ये ताली मत बजाओ, तालियां हमारे यहाँ खुसरे बजाते हैं, किन्नर बजाते हैं। ये किन्नर पंथी यहां मत करो बैठकर। समझ में आया मनोज यादव? हिंदुओं की हत्याओं में ताली बजाने वाली समाजवादी पार्टी का तुम चेहरा यहां पे बनके बैठे हुए हो। शर्म आनी चाहिए। संभल में 5 दंगाई आपस में गोली मार के मर गए तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मातम बना के बैठी हुई है, काले कपड़े पहन के घूम रही है, चूड़ियां तोड़ रही है, हाय हाय कर रही है और मैसेज कर रही है ट्विटर पे। और यहां बांग्लादेश में सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो गई, हमारी माओ बहनों का बलात्कार हुआ, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये यहां बैठकर आवाज बंद करके बैठे हैं, ये अतिशोक्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, डीएनए सच में इनका टेस्ट कराना चाहिए। यह टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि ये अखिलेश यादव है या अखिलेशुद्दीन है, ये मनोज यादव है या मोयुद्दीन है, इन लोगों के डीएनए टेस्ट की अत्यंत आवश्यकता है। मनोज यादव जी, रावण रूपी वैसे रावण की तरह हंस रहा करके एक बार ताली तो तुम बजा रहे थे हिंदुओं की हत्याओं पे, अभी जूतों से हिंदुओं की हत्याओं पे ताली बजा रहे थे ना तुम। मैं वो तुम्हारे भाषण पे ताली बजाना तो सरकार तेरी, और तुम मुझको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों लिख दूं? मुझसे पूछ के सरकार ये तू तड़ाक ना अपनी समाजवादी पार्टी में करना। ओ गली के गुंडे, ओ गली के गुंडे लाल टोपी वाले,
और टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी वाले गुंडे, यहाँ बैठ के गुंडागर्दी मत करना, समझ में आया? बाबा जी के बुलडोजर में तेल भरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि नोटिस चिपकाओ और बुलडोजर चलाओ। बाबा जी के बुलडोजर की ऐसी की तैसी फिलिस्तीन का भी बनता बता पहले चुप हो, पहले मेरी बात सुनो। सरकार ने फिलिस्तीन के समझ में आया? बदतमीजी अपनी जेब में रखना और गली कुछ जगह टोपी वाले गुंडे। फिलिस्तीन के कचरे भरे सरकार ने किया। मनोज यादव नहीं है, मोइनुद्दीन है। जूतों से मारो, मनोज यादव नहीं हो। अगर गलत नाम लिया बता दे रहा हूँ रावण, जूतों से मारूंगा तुमको, याद रखना। मेरी बात पहले भी दिखाया था, फिर फोन बंद कर तुम्हारी माता दिखाया था, फिर फोन बंद करके बैठ गए थे। तुम्हारी स्थिति यही है, तुम्हारी स्थिति यही है, समझ में आया? हिंदुओं की हत्याओं पे नाच रहे हो तुम, ताली बजा रहे हो तुम, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत है समाजवादियों का। हिंदुओं के हत्यारे यहाँ बैठ के ताली बजा रहे हो। बदतमीज शहरी का कहाँ से आए हो? ये सुनते हैं टेस्ट कराओ मोइनुद्दीन, बोलेगा तो तेरी इतनी हैसियत, टेस्ट कराओ, तेरी इतनी हैसियत एजेंसियों को बोलेगा। क्या औकात है? तेरी क्या हैसियत है लाल टोपी वाले? श्राप लगेगा, मैं श्राप देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ, नहीं पाओगे अपने तो तेरा भी नाम लिस्ट में है, लिख लो। मैं श्राप देता हूँ अगर तो मेरा गलत नाम बोलेगा। आतंकवादी जो भयंकर आवाजों का साथ नहीं लगता। तेरी हैसियत उत्तेजना ना फैलाइए। बांग्लादेश में पर्याप्त उत्तेजना, यहाँ उत्तेजना की जरूरत नहीं, यहाँ कदम उठाने की जरूरत है। मनोज जी रुक जाइए, मैथिल जी आप रुकिए। शुभम गिरी जी महाराज, ये उत्तेजना का वक्त नहीं है, ये वाणी की उत्तेजना से बांग्लादेश तक आवाज भी नहीं जाएगी, वहां क्या फर्क पड़ेगा? वो तो काटने का सिलसिला जारी रखे हैं, हम यहाँ कितना भी चिल्ला लें। कर्म से बात हो बनेगी, वाणी से नहीं बनेगी। और चिट्ठी पत्री भी उनको लिखी जाती जो सेंसिबल हों, समझदार हों। क्या मैंने बताया कि जो अपनी राष्ट्रपति बुजुर्ग महिला का अंतःवस्त्र लेके चौराहे पर दिखा रहे हैं, उनमें कोई सलाहियत, कोई उनमें विवेक है क्या? हम किससे अपील कर रहे हैं और क्या अपील कर रहे हैं? गिरी जी महाराज, और हमारे अपील करने में पता लगेगा कि आधी से ज्यादा हिंदू आबादी साफ हो गई, मंदिर साफ हो गए, साधु संत जी। मैं देख रहा हूं कल क्या स्थिति बनी, आपको स्मरण करा दूं। इस्कॉन को कहना पड़ा कि कंठी मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, पानी से तिलक का भाव रख लीजिए, ऐसा कोई वस्त्र मत पहनिए जिससे आपकी ये पहचान पुष्ट हो। ये स्थिति बांग्लादेश में। और राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा उल्टा था, कहा था कि भारत में सरदार गुरुद्वारे नहीं जा सकते और मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, और स्थिति बांग्लादेश में। शुभम गिरी जी, देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी भी इस देश के विपक्ष के नेता है और प्रतिपक्ष की उनको कुर्सी मिली है 10 साल के बाद में। उनको भी इस तरह से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अमिताभ जी, मैंने एक बात देखी, पाकिस्तान से एक हिंदुओं का जत्था आया था हमारे हरिद्वार में, बुलेज से, सिंध से। तो उन्होंने कहा कि जितना सुरक्षित इस देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख है और बुद्धिस्ट है, उतना सुरक्षित कोई नहीं है। ये देश हमें प्यारा लगता है। खुद उन सिंधियों की जवान थी, जो सिंधी जवान के लोग थे। और मैं आपको हकीकत से बताता हूँ कि सूर्या मैथिली जी, मनोज यादव जी आपस में लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत के जो अध्यापक है, उसके वेतन के लिए मुलायम सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो भी हिंदू ही थे एक तरफ से, लेकिन संस्कृत भाषा को आगे बढ़ावा दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश की ऐसी स्थिति हो गई है, मेरी भी कई वार्ता हो रही है, जो मारवाड़ी लोग हैं, उनके रिश्तेदार है, उनका व्यापार करना ही दुर्बल हो गया है। जो मतलब बांग्लादेश सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व को फायदा देते हैं, राष्ट्र को फायदा देते हैं और जीडीपी में आगे बढ़ाते हैं। उनको ही व्यापार करना की दिक्कत आ गई है। तो इसी प्रकार से हत्या
हत्या हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ में बांग्लादेश की सरकार से अपील कर रहा हूं कि आप यथाशीघ्र इसमें संज्ञान ले। और अमिताभ जी, आपको ये भी बता रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र को भी इसमें हस्तक्षेप लेना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। वो बुजुर्ग महिला दिल्ली में बैठी हुई है और पहले भी उसके साथ अत्याचार हुए। 2 साल पूर्व बांग्लादेश बने हुए थे तो वहां के राष्ट्रपति जी को जिन्होंने बांग्लादेश बनाया उनको ही लोगों ने मार दिया। और वहीं बांग्लादेश में ढाका मंदिर में जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा, उन हिंदुओं का आज तक उस सूची में नाम नहीं है। भारत देश में देखिए जो मुसलमान आजादी में भी शामिल हुए उनकी सूची में भी नाम है, तो इस देश में कैसे प्रमाणित कर जाए। अभी आपने देखा कि लाहौर में कुछ समय पहले जब दीपावली सम्मेलन हुआ हिंदुओं के द्वारा, तो मरियम नवाज ने बोला था कि हमें दुख होता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान में। तो हर जगह मतलब जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, दुबई भी तो एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहां भी तो हिंदुओं को सम्मानित किया जाता है, प्रधानमंत्री जी को वहां भी सम्मानित किया जाता है। सूर्या मैथिली जी ठीक कह रहे, सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए, सेना भी भेजनी चाहिए और नेशनल मंडेला की तरह प्रधानमंत्री जी और तमाम राजनीतिक दल के व्यक्ति बांग्लादेश में वार्ता करें और सर्वदलीय बैठक बुलाए और बांग्लादेश में जो हिंदू भाई है उनको सुरक्षित करें, उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र से दबाव बनाए। ठीक, सर्वदलीय बैठक, टेलीफोन, चिट्ठी नहीं, किताब भेज दो, चिट्ठी नहीं पूरी किताब भेज दो। वहां जो लोग उत्पात कर रहे हैं वो किसी व्यवस्था को नहीं मान रहे। पहले तो ये समझो आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ उनके ठेंगे पे, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला चिल्लाते चिल्लाते गला अपना खराब कर लेगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सुन रहा जो बांग्लादेश वाले सुने? ट्रंप ने सुन रहे? नहीं। बाइडेन सुन रहे थे? नहीं। इजराइल सुन रहा? नहीं। फिलिस्तीन सुन रहा? नहीं। हमास सुन रहा? नहीं। टमास सुन रहा? नहीं। यूक्रेन सुन रहा? नहीं। कौन सुन रहा? गुड्डू और पप्पू सुन रहे? उनसे कुछ होना नहीं। इसलिए समस्या का समाधान उन सब चीजों में नहीं है महाराज ना, कि मीटिंग बुलाओ, बैठक बुलाओ, उसमें काजू लाओ, नमकीन और अंजीर का जूस पियो सब लोग, उससे कुछ नहीं होना। अब जो कुछ होना है वो उसी से होना है कि शक्ति की भाषा ही व्यक्ति को समझ में आती है जिसका विवेक शून्य हो जाए। मनोज यादव जी, हम फिर वहीं आते हैं कि मीटिंग होनी चाहिए सर्वदलीय, ये वो। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई उतना साफ ना भी कहे अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस के सामने, लेकिन भारत में कोई इस बात का विरोध तो कर नहीं सकता कि अगर भारत की सरकार और भारत की शक्ति और सामर्थ्य बांग्लादेश में कोई निर्णायक हस्तक्षेप करे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इतना दुस्साहस कर सकता है कि उसकी खिलाफत करेगा। देश में मन चाहे अनचाहे, मन से या बेमन से, सबको उसके पीछे खड़ा ही होना पड़ेगा, और जो खड़े नहीं होंगे वो यहां राजनीति भी नहीं कर पाएंगे, ये भी जान लीजिए। चाहे जयपुर में पर्चा भरना हो और चाहे घिरौर में पर्चा भरना हो, खिमसेपुर में, और चाहे पटरौना में, फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर तो कहीं इसमें दुविधा क्यों है? देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार की तरफ से कोई, मैं 2-3 पहलू की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक सिंगल पहलू जानना चाहता हूं। क्या भारत सरकार ने जो अस्थिरता वहां के हिंदुओं को पिछले 4-5 महीने में देखने को मिली है, और उस पे भारत सरकार का भी कोई भी एक नया रेजोल्यूशन नहीं आया जिसको हम आप पढ़ सके, कह सके कि भारत सरकार का स्टैंड रहा। 2 बातें, वहां की सरकार जब शेख हसीना जी को पदस्थ करके वहां की जनता ने भगाया या हटाया, तो वो भाग के भारत में। आज प्रदर्शनकारियों से मेरा सिर्फ एक ही था, जो आज प्रदर्शन हुआ या कल हुआ, उन सबको उस महिला के सामने प्रदर्शन करना चाहिए था कि आप भारत आ गए, इसकी वजह से समस्या हो रही है। भारत की सरकार का बड़ा व्यापार, भारत की सरकार से मेरा अभिप्राय अडानी जी का है, अडानी जी का बड़ा व्यापार है बांग्लादेश में। सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? हमने लोगों ने, अगर कहीं से भी एक वाक्य दिला दो, कांग्रेस की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी लो जो ये कह रहे हो कि साहब वहां के हिंदुओं की रक्षा मौजूदा भारत की सरकार में। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिलिस्तीन पे और इजराइल पे कल ही भारत की सरकार ने वोट दिया है फिलिस्तीन के पक्ष में, भारत सरकार। मैं जानना चाहता हूं क्यों आप भारत सरकार की बेइज्जती करा रहे हो? भारत की सरकार नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, बीजेपी, वो अगर फिलिस्तीन को वोट देते हैं तो फिर आप हमको किस आधार पे इजराइल का और फिलिस्तीन का समर्थक बताते हैं? अगर कोई व्यक्ति फिलिस्तीन के पक्ष का था तो भारत की स्ट्रेटेजी के तहत पक्ष,
भारत की जो पूरी स्ट्रेटजी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है वो फिलिस्तीन के साथ। ये बात कम से कम मैथिल जी को जाननी चाहिए, टीवी पे अनावश्यक बात नहीं करनी। ये फर्जी फैक्ट्री है। जी सुन लीजिए। और मैं यहाँ टीवी पे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा नाम फलाना नाम, बड़ा सम्मान, मैं सम्मान करोगे दूंगा, अपमान करोगे 4 गुना दूंगा। ये मनोज यादव का अपना स्टाइल है, अमिताभ बच्चन। मैं के न्यूज से उनके साथ हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखा जाना मैंने उनसे, तो मुझे वो सब जवाब नहीं करना। आप अपना स्टैंड क्लियर करो, भारत की सरकार का स्टैंड क्या है, वहां के हिंदुओं की रक्षा करने का दायित्व लेना चाहती अथवा नहीं। अगर विपक्ष से कुछ मदद चाहती तो वो बताए, अन्यथा यहाँ विपक्ष के लोगों को कोस कर अपनी राजनीतिक विलेसन। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए आपको बुलाया था क्या? रुकना होगा। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दावत दी थी या पीले चावल भेजे थे या पीली चिट्ठी भेजी थी कि आओ समाजवादियों अपनी चूड़ियां तोड़ो, छाती पीटो यहाँ पर फिलिस्तीन के लिए? आए के चूड़ी ज्यादा पसंद है क्या? बताओ जरा मुझको मनोज यादव, बड़ी मिठाई वाली बातें कर रहे हो, जलेबी वाली। राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबी सभी लोगों को बनानी आ गई है लग रहा है। संभल पे तो बड़ी छातियां पीट रहे थे जब पाकिस्तानी असला मिला वहां पर, तो तुम्हारे अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कौन सा असला है ये बता दो। पहला राजनेता देखा मैंने देखा अमिताभ जी, जो पाकिस्तानी असला मिलने के बाद भी उन आतंकवादी दंगाइयों के समर्थन में खड़ा हुआ है। ये है समाजवाद, ये है आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लाल टोपी वाले गुंडे। ये लाल टोपी वाले गुंडे आतंकवादी असला मिलने के बाद भी वहां पर उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये है असलियत इनकी। क्या कंधार तक छोड़ने गए थे तुम्हारे चच्चा लोग, ये बात याद रखना। उस जहाज के अंदर इस देश के न जाने कितनी माओ बहनों और बेटों के व्यक्ति थे वहां पर। इस देश के 250 से 300 लोग उस जहाज में थे जहां पर कि दिया गया। तुम्हारी तरह नहीं, जो 14 आतंकवादी जो इस देश के अंदर बम ब्लास्ट के दोषी हो, उनको छोड़ने के लिए लाल कारपेट अखिलेश भैया ने बिछाया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खींच के जूता मारा, हाई कोर्ट ने खींच के जूता मारा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है अभी, इतने बड़े नहीं हो गए तुम कि आतंकवादियों के केस वापस ले लोगे, तब जाके तुम रुके। समझ में आया? अरे हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ भैया, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था ना कि इन आतंकवादियों के केस वापस नहीं हो सकते। बोला था कि नहीं बोला था? तुम तो आतंकवादियों को। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूता मारा था कि मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं को भी मिलना चाहिए मुआवजा अगर मुसलमानों को मिल रहा है। तो ये टोपी पहनकर और साफा पहनकर जो राजनीति तुम करते हो ना, वो राजनीति अब मत करो। जनता जान रही है, 9 में से 7 गवा चुके हो। अब सोचो 27 में क्या होगा तुम्हारा। सफाई हो जाएगी, बिल्कुल सफाई, निर्मा वॉशिंग पाउडर से। नीला के पीला, नीला के पीला कौन सा चाहिए? कौन सा भेजे निर्मा वॉशिंग पाउडर? नीला वाला भेजे या पीला वाला भेजे तुम्हारे को? कौन किसको भेजेगा? और रही बात बाबा जी की, तो बाबा जी थे, बाबा जी हैं और 27 में भी बाबा जी ही रहेंगे। समझ में आ गया? कान खोल के सुन लो। लाल टोपी वाले गुंडा। मैथिल जी, मनोज जी, दोनों को रोकूं, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैंने मनोज जी यादव जी को भी, मैथिल जी को भी रोकूंगा। मनोज पंडित जी, हम फिर वहीं आकर, लगभग 1 घंटे का समय पूरा हो रहा, हम फिर वहीं आकर खड़े हो गए। नारे से, शोर से, प्रदर्शन से, प्रस्ताव से, ज्ञापन से, दिल्ली में यूएन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन से, वहां के धर्मांध हिंसक लोगों के ऊपर कोई राई रखती फर्क नहीं पड़ेगा। वो कट्टर मुस्लिम आतंकी मानसिकता से प्रेरित लोग हैं जो वहां उत्पात कर रहे हैं। अगर हम ये अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद कोई पाले हैं, जैसे महाराज जी कह रहे थे कि नहीं भाई चिट्ठी लिखो, फोन करो, तार भेजो, क्या पोस्ट कार्ड लिखने से वो मानेंगे? अमिताभ जी देखिए, शठे शाठ्यम भैया, शठे शाठ्यम समाचरेत, शठ को शठ के तरह ही डील करना होगा। उनको उनकी भाषा में समझाने की, देखिए अमिताभ जी, ये जो
पूरा मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, देश के साथ मुद्दा है। यहां पर अगर आप प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में कहा कि जो हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम लोग भी मान रहे हैं, हम भी चीजों को देख रहे हैं, पर लेकिन एक सिस्टम है, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अभी वहां के प्रधानमंत्री कहते नहीं ये तो सिर्फ मीडिया की देन है। अभी सारे साक्ष्य उनको दिए जा रहे हैं, सारी चीजें उनको दी जा रही है कि ये आप गलत चीजों को प्रपोज कर रहे हैं, ये मीडिया की देन नहीं है, एक्चुअल हकीकत में ये हो रहा है वहां पे। आप ये देखिए, अभी मैथिली जी ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान के कारतूस मिल रहे हैं, चीजें मिल रही है, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये फैब्रिकेटेड है। आप या जिस मानसिकता की बात आप कर रहे हैं कि वो कैसी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें उनकी भाषा में अगर नहीं समझाओगे तो एक बांग्लादेश भारत में बनने में भी देर नहीं लगेगी। जो पोजीशन वहां पर है वो पोजीशन हिंदुस्तान में भी आ जाएगी अगर हम कड़े से कदम नहीं उठाएंगे या सरकार कड़े से काम नहीं करेगी। ये जो मेरे मित्र जो आज कह रहे हैं कि चिट्ठी भेजें या पत्री भेजें या डीएनए टेस्ट की बात करें, ये देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम हर चीज को कायदे कानून के हिसाब से चलाना है। आज जो मनोज पंडित एक मिनट रुको बाबू, महाराज जी अभी रुक जाओ। आपने अमेरिका का जिक्र किया, ट्रंप का, बाइडेन का। ट्रंप ने एक बात और कही, वो नहीं सुनी क्या? हमको सबको सुननी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए। उनने कहा कायदा कानून कुछ नहीं, चिट्ठी पत्री प्रस्ताव कुछ नहीं, इंटरनेशनल नेशनल कुछ नहीं होता हमारे लिए। क्या कहा? सीधी बात, नो बकवास। क्या? खुला खेल, फरुखाबादी। ट्रंप ने क्या कहा? 20 जनवरी को शपथ लूंगा। क्या? 20 जनवरी को शपथ लूंगा। उस दिन तक अगर बंधक बनाए गए अमेरिकी नहीं छोड़े गए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। वक्तव्य समाप्त। नो इफ नो बट। उन्हें नहीं कहा चिट्ठी जाएगी, पत्री जाएगी, यूएन वाले आएंगे, फिर चाय और समोसा वगैरह आएगा, फिर मीटिंग होगी ना। उन्होंने कहा या तो मेरे शपथ लेने से पहले छोड़ दो और नहीं तो भुगतोगे। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते मनोज पंडित बांग्लादेश से? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कब कहेंगे? उसी की तैयारी देखिए अमिताभ जी, उसी की तैयारी सब कुछ। अभी देखिए विदेश मंत्री ने बात की, सब कुछ उसी की तैयारी है। बहुत जल्दी से बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। पर लेकिन हम खाली टीवी डिबेट्स में एक दूसरे के साथ ऐसी ठीक मनोज जी रुकना हो भाई। ठीक, शुभम गिरी जी, शुभम गिरी जी, ठीक, शुभम गिरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? उस भाषा की बात कर सकते हैं ना वहां जा सकते। ठीक मनोज भाई, शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से? देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जो बहस बुलाई है, परिचर्चा हो रही है, बांग्लादेश के विषय में हो रही है। पहले तो मैंने कहा था कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से 71 में भारतीय सेना को कमान दी थी, सिक्किम को भारतीय सेना ने विलय किया, गोवा को भारतीय सेना ने भारत में विलय किया, तो उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी है। मैं मैथिली साहब को कहना चाहता हूँ, लाल टोपी हरी टोपी की बात ना कीजिए। लाल टोपी हिमाचल में भी 5 साल बीजेपी आती तो लाल टोपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती तो हरी टोपी आती है। हमें सबसे पहले बात करनी है हिंदुओं की। हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आप इस सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, सख्त से सख्त आप कार्रवाई कीजिए। विदेश मंत्रालय भी है, भारत सरकार के मंत्री भी है, और शेख हसीना जी तो यहाँ रह रही है, और तो पहले भी यहाँ पर नौकरी की है, उनको इंदिरा गांधी जी ने भी कहीं पर रहने की व्यवस्था की थी। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्कॉन ने तो 7 महीने वहां पर खाना भी खिलवाया और 10 करोड़ उस समय 10-15 करोड़ पे बांग्लादेश को दिए। आज बांग्लादेश में ये स्थिति हो रखी है कि कोई कंठी माला पहनकर भी नहीं जा पाएगा। तो मोहम्मद यूनिस को ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। मनोज पंडित लास्ट कमेंट क्या कहना चाह रहे जल्दी से, फिर मैं मैथिल जी के पास चलूं जल्दी से। अमिताभ जी मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, आपको नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वासन पूरे देशवासी हिंदुओं को कि ऐसा एक्शन होगा जो सब उसको कहेंगे, सजोएंगे कि वाकई में कुछ काम हुआ है। पर लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त जरूर चाहिए। हम लोग बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में हैं और वो एक्शन जल्दी ही आपको नजर आएगा। पर लेकिन मैं डिबेट्स में सारी चीजें खोलूं, सारी चीजें कहूं, वो पॉसिबल नहीं है अमिताभ जी। ठीक है, ठीक। मैथिल साहब, देश वहां हिंदुओं की सुरक्षा चाहता है, बाकी देश की किसी बात में कोई रुचि नहीं।
कौन पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, देश को क्या मतलब सामान्य व्यक्ति को। वो चाहता है कि हमारा भाई जो बांग्लादेश में है वो सुरक्षित रहे, धर्म के आधार पर काटा नहीं जाए जो वहां हो रहा है। देखिए अमिताभ जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारे हिंदुओं की रक्षा वहां होनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हम घर खुला छोड़कर यदि चले जाएंगे तो इस घर के अंदर बहुत सारे आस्तीन के सांप बैठे हैं। यहां उस पार्टी का प्रवक्ता भी बैठा है जिसके एक नेता, जिसके ये जूतियां अपने सर पे रख के चलते हैं, उसने भारतीय सेना के जाते समय में पूरा का पूरा रास्ता भी खोदा था एक समय में। आपको याद होगा, भारत माता को डायन कहने वाला नेता जिसने भारतीय सेना का रास्ता तक खोद दिया था। तो ऐसे यहां पर बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं। यदि भारत किसी युद्ध के मोर्चे को खोलता है उससे पहले उसको भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यही कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो विदेशों में फिलिस्तीन और हमास के लिए छातियां पीटते हैं, क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन दे देते? क्यों नहीं पूरा का पूरा इंडी गठबंधन सिग्नेचर करके भेज देता है मोदी जी को कि अब आपकी 56 इंची छाती में दम है तो उड़ा दो बांग्लादेश को। है हिम्मत यहां पर इन लोगों को? हिम्मत है तो ये हाँ भाई भरे यहां पर, वरना अपना डीएनए टेस्ट कराएं जाके। बाबा जी ने बहुत सारी मेडिकल लैबें खोल रखी हैं, फ्री में हो जाएगा। और ना हो रहा हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं फ्री में करवा दूंगा। ये है असलियत इन लोगों की। ठीक, मूल बात इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई, तनाव भी हुआ, मैं फिर भी वहीं जहां से चला था वहीं आकर ठहर गया। मैं इस बात से सहमत नहीं कि अब कोई फुल फ्लेजेड युद्ध की जरूरत है बांग्लादेश जैसे छोटे से चिंदी भर के मुल्क के लिए, जिसके न हाथ है न पांव है। क्या दरिद्र देश, कोई बहुत बड़ा युद्ध थोड़ी लड़ना भारत को। भारत तबीयत से खांस दे, खकार दे तो बांग्लादेश को दस्त लग जाए। आप लोग क्या समझ रहे हैं बांग्लादेश कोई रूस अमेरिका है? वहां तो सब कुछ दोस्त है भैया महाराज जी। वहां सरकार, कोर्ट, कचहरी सब दोस्त है। वहां 100-200 लड़के गए वहां के सुप्रीम कोर्ट और जज के 2-3-4 घंटा मारे और अपने साथ एक आदमी ले गए, बोले आज से यह जज है, तुम नहीं। बोले ठहरो ठीक है। लाहौल विलाप कुवत करता हुआ वहां नीचे उतर आया। वहां क्या है? किस गलतफहमी में हम लोग पंडित जी? अरे किसी दुनिया के ताकतवर मुल्क के खिलाफ युद्ध करने जाना है क्या? और ये गली के गुंडे समझ लीजिए इनको। अगर ये भी हमारी आंख से नहीं नियंत्रित होंगे तो फिर तो दिक्कत है। ये तो आंख से नियंत्रित होने चाहिए। राष्ट्र का मन व्यथित है, वो दूसरे नहीं है, वो हमारा ही रक्त है, हमारा ही वंश है जो वहां काटे जा रहे हैं। और जब पाकिस्तान के हुक्मरान वहां के निवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो भी भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी। चिट्ठी से नहीं निभाई थी पंडित जी, चिट्ठी नहीं लिखी थी। 2 हिस्सों में पाकिस्तान, वो जमीन चिट्ठी समझने वाली जमीन नहीं है मित्र। नहीं तो 71 में इंदिरा गांधी एक रजिस्टर लिख के भेज देती पूरा, बोले इसको पढ़ लो शांत हो जाओ। नहीं ना, मैंने कहा शठे शाठ्यम समाचरेत। और मैं हैरान हूं बाबर क्यों? मैं तो कहूंगा योगी जी को और पीछे जाना चाहिए था। सन 712, अगर मैं सही स्मरण में कर पा रहा हूं, सन 712 मोहम्मद बिन कासिम से बात शुरू करो। पहला आक्रांता जो भारत में आया, मुस्लिम आक्रांता, वहां से बात शुरू करो, वहां से डीएनए लाओ। बाबर तो बहुत लेट आया भैया, आधी फिल्म तो खत्म हो गई थी जब बाबर आया। बाबर आया 1500 में और ये लुटेरे आने लगे थे 712 से। लेकिन मैं हैरान, योगी जी महाराज ने कहा कि बाबर का जो डीएनए था उस विचारधारा का, वही विचारधारा का डीएनए बांग्लादेश में है। इसमें समाजवादी पार्टी क्यों कूद पड़ी? ना तो समाजवादी पार्टी की शाखा बांग्लादेश में है, ना वो बांग्लादेश में चुनाव लड़ते।
वो क्यों करे? हम अपना डीएनए कराएंगे, आप अपना कराओ ना। बाबर से उनका कोई लेना देना नहीं ना। आप जानबूझकर क्यों कूदे? बाबर पर कोई बोलेगा तो आप उसको उत्तर देंगे? ये तो इस देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। बाबर और औरंगजेब पर कोई बोले, बिन कासिम पर बोले, खिलजी पर बोले, ऐबक पर बोले, सालार जंग पर बोले, तो आप जवाब देंगे उनके बिहाफ पर? जिन लोगों ने भारत माता की छाती पर पैर रखने का जघन्य पाप किया, उन लोगों के पक्ष में आप क्यों खड़े होते हैं, होना चाहते हैं कि डीएनए की बात ना करो? डीएनए का अर्थ शाब्दिक मत लीजिए, विचारधारा देखिए। जो लोग ये नारा लगा रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भी वही डीएनए के लोग हैं। वो तो जेएनयू में भी है। डीएनए बिन कासिम से चलता हुआ है और यहां तक आया है। ये बात ठीक है। राहुल गांधी ने जब बांग्लादेश पर एक टिप्पणी की थी तो उन्होंने हिंदू शब्द लिखने से परहेज किया था। ये नहीं करना चाहिए। आप हिंदुस्तान के वोट से सरकार में रहे हो, आपका परिवार। आज भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन हिंदुस्तान के लोगों के वोट से हैं। हिंदू लिखने में संकोच क्यों था? बोले जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग क्या होता है? हिंदू नहीं लिख सकते। सोचिए उन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर क्या बीतती होगी जब वो सोचते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान के नेता लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं, हमसे दूरी बरतना चाह रहे हैं। और किन के लिए? उन लंपटों के लिए, उन आतंकियों के लिए। मेरा तो एक ही सुझाव है मनोज पंडित जी, आपकी सरकार को, जो करना है जल्दी करिए। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, है ना? चिट्ठी लिखेंगे, जो करना है करिए, टेलीफोन करना, चिट्ठी करना, जो करना, आना जाना, जो कुछ करिए, जल्दी करिए। लेकिन देश को परिणाम चाहिए। देश बयानों से संतुष्ट नहीं हो सकता महाराज जी ना। भारत माता को परिणाम चाहिए, भारत को परिणाम चाहिए। देश में कौन सी पार्टी क्या कह रही है, जनता उसका हिसाब कर देगी, चुनावों में कर देती है। कोई पार्टी हो अल्टीमेटली जाएगी तो जनता की अदालत में ना, जनता हिसाब कर देगी, उसका लोड मत लीजिए। लेकिन ये हमारे मान का भी विषय है मनोज पंडित जी। इतना छोटा सा पिद्दी सा चूजे सा है देश, हमको कष्ट पहुंचाने की हैसियत रख रहा है क्या? ये भी सोचिए, ये भी एक कोण है। हमको कौन कष्ट पहुंचा रहा? बांग्लादेश। अब बताइए, इससे ज्यादा अपमानजनक की स्थिति हो सकती क्या? जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास महि तोरा। जैसे भी हिंदुओं का हित हो बांग्लादेश में, वो काम तत्काल होना चाहिए। उसकी विधि क्या है, ये सरकार तय कर दे। धन्यवाद।